हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का फोर्थ चैप्टर एंड दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और वी कैन से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, अब व्हाट इज इलास्टिसिटी? इससे पहले हमने जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, उसमें हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन, कि अगर आपकी प्राइस जो है वो राइज होता है तो डिमांड कम हो जाती है, और अगर आपका प्राइस फॉल होता है तो डिमांड राइज हो जाती है। तो हमने ये पढ़ा था रिलेशन। अब प्राइस के कम या ज्यादा होने से डिमांड में क्या इम्पैक्ट आता है, वो कम या ज्यादा होती है, वो तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ लिया। लेकिन अब जो हमें पढ़ना है वो ये है कि कितना मतलब उसकी डिमांड में चेंज आता है, जिसको हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिमांड, जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, कि प्राइस के हिसाब से डिमांड में कितना चेंज आया, वो हमने पहले नहीं पढ़ा। हमने सिर्फ चेंज पढ़ा कि हाँ क्या चेंज आया, कम हुई या ज्यादा हुई। ओके, तो व्हाट इज इलास्टिसिटी? चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जो डिमांड है वो आपकी किसी भी चीज पे डिपेंड करती है, प्राइस पे भी डिपेंड करती है, उस कमोडिटी के इनकम पे भी डिपेंड करती है। आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप डिमांड बढ़ा दोगे, या इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। टेस्ट और प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। रिलेटेड गुड्स के प्राइस पे भी डिपेंड करती है। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड पे प्राइस के चेंज होने से डिमांड पर क्या फर्क पड़ता है। ओके, अब व्हाट इज इलास्टिसिटी? क्योंकि चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो पहली चीज आती है व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी आपका वर्ड आपने सुना होगा, हम नॉर्मल इलास्टिक वर्ड यूज करते हैं। उसका मतलब क्या होता है? खिंचना। ओके, मीन्स मैग्नीट्यूड। कि इलास्टिसिटी रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स, मीन्स कैसा रिस्पॉन्स होता है प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। और यू कैन से डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ चेंज। डिग्री मीन्स रेट ऑफ चेंज, किस रेट से डिमांड चेंज हो रही है, या उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है प्राइस का, ठीक है। अब ये जो आपका इलास्टिसिटी है, इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं ई एंड डी, इससे रेफर करते हैं, ठीक है। तो ईडी रेफर्स टू रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस। बेसिकली चेंज इन प्राइस का जो रिस्पॉन्स डिमांड का होता है वो इसका ये बताता है। ईडी रेफर्स टू रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस। ओके, जैसे अब आपका मान लीजिए प्राइस आपका यहाँ पे है और दिस इज योर डिमांड, राइट। इफ योर प्राइस is 5 of any commodity, then quantity you demand is 100. अब प्राइस अगर कम हो गया, 5 से 4 हो गया, तो जो डिमांड थी वो 100 से 200 हो गई, इंक्रीज हो गई। लेकिन जो इंक्रीज है यहाँ, तो किस परसेंट से हमारा ये फॉल हुआ, उतने ही परसेंट से डिमांड हमारी बढ़ी है क्या? तो ये जो चेंज है ये हमेशा सेम नहीं हो सकता कि जिस परसेंट में ये चेंज हुआ है उतना ही परसेंटेज में चेंज है। तो ये हमें जो चेक करना है, कैलकुलेट करना है कि किस मैग्नीट्यूड से चेंज आया डिमांड में, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, हाउ मच इज द चेंज इन डिमांड। अब ईडी निकालने का मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दैट इज बेसिकली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। इन दोनों को अगर आप परसेंटेज दोनों की काउंट करके प्राइस की और क्वांटिटी डिमांडेड की डिवाइड कर दें आपस में, तो आपका ईडी निकल जाएगा। और जो आंसर होगा दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। जब आप वैल्यू पुट करेंगे इनकी, तो या तो आपका प्राइस फॉल हो रहा होगा तो वो नेगेटिव में जाएगा, या आपकी क्वांटिटी फॉल हो रही होगी अगर प्राइस बढ़ा तो एक ना एक चीज नेगेटिव में जरूर होगी जब आप वैल्यू पुट करेंगे। देन योर आंसर विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, ईडी इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। ओके,
ओके अभी हमने जो ईडी का फॉर्मूला पढ़ा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसको अगर हम वैल्यूज पुट कर दे, वैल्यूज क्या, अगर हम परसेंटेज डिमांड का निकालें और परसेंटेज प्राइस का निकालें तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है उसको सिंप्लीफाई करने पे। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड दिस विल ऑलवेज बी नेगेटिव बिकॉज प्राइस कम हुआ या डिमांड बढ़ी तो भी आंसर नेगेटिव आएगा, प्राइस पॉजिटिव है डिमांड कम हुई तो भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, और ये जो नेगेटिव जो आपकी इनवर्स रिलेशन होता है, जो नेगेटिव होता है, बेसिकली ये नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं। नॉर्मल गुड्स मतलब वो कमोडिटीज जिन पे प्राइस का इम्पैक्ट पड़ता है। हम इन्फीरियर कमोडिटीज जो होती हैं जिन पे प्राइस का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है उनकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ईडी इज नेगेटिव, तो ये जो आंसर अगर नेगेटिव आता है इसको बोला जाता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ ईडी। ईडी की ये एक्चुअल वैल्यू होती है जो आपका माइनस साइन में आती है। लेकिन इस माइनस साइन को अगर हम इग्नोर कर देते हैं, जो लगा हुआ होता है आंसर में जो आएगा, तो इसे बोला जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन्स इफ वी इग्नोर दैट माइनस साइन। ओके, अच्छा, अब ईडी निकालने के आपके 2 फॉर्मूलेज होते हैं। नंबर 1 इज परसेंटेज चेंज मेथड, जो हमने अभी पढ़ा है, तो दिस इज नंबर 1 मेथड। और इस मेथड में मैंने आपको बताया ही है कि ईडी इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, अभी हम इस फर्स्ट मेथड को एक एग्जाम्पल से करेंगे। ओके, दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। देखिए, मान लीजिए आपका जो P है वो पहले 5 था और क्वांटिटी जो थी आपकी डिमांडेड इज 100। ओके, बाद में क्या हुआ, प्राइस जो है वो फॉल हो गया और वो कम होके कितना 4 हो गया, और क्वांटिटी जो डिमांड करी आपने वो ऑफकोर्स बढ़ जाएगी क्योंकि प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी 200 हो गई। अब जो हमने फॉर्मूला हमारा है वो है आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दिस इज ए ईडी फॉर्मूला, राइट। अब हमने क्या किया, सबसे पहले ऊपर का पार्ट लीजिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। वो कैसे निकलेगा आपका, वो ऐसे निकलेगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड मल्टीप्लाई बाय 100। डेल्टा क्यू क्या हो गया, जितना चेंज आया डिमांड में, पहले 100 थी, बाद में 200 हुई, आपकी डिमांड जो है वो 100 से बढ़ गई। ओके, तो ये आपकी डेल्टा क्यू क्या हो गया, 100 से बढ़ गया, तो दिस इज योर 100। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आपका आ गया 200 माइनस 100 इज 100। ठीक है, अब नीचे वाला क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना, ये निकलेगा चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इनिशियल प्राइस क्या था आपका 5, चेंज कितना आया आपका 1, पहले 5 था प्राइस, बाद में 4 हो गया, तो आपका डेल्टा कितना आ गया, बाद में प्राइस आपका 4 माइनस 5 इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ये आपका -1 आ गया और ये आपका 100 आ गया। अच्छा, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ईडी फॉर्मूला। ठीक है, वैल्यूज हमने पुट कर दी, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बचा, ये इसको पी को मैं ऊपर ले जाऊंगी और ये डेल्टा पी नीचे। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं P बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी। अब हमारा P कितना है, P इज योर इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस इज 5। Q कितना है, Q इज योर 100। ठीक है, और डेल्टा Q कितना निकला हमारा 100, और डेल्टा P कितना निकला -1, तो -5 इज योर ईडी। आई होप इट्स क्लियर। ओके, अब हम पढ़ते हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज होती है, उसका मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, when price of different commodities change, the quantity demanded of each commodity reacts in different manner।
अगर किसी भी कमोडिटी के, हर कमोडिटी का एक अलग चेंज आता है उसकी डिमांड में, उसके प्राइस चेंज होने से, ठीक है। तो किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस चेंज होता है तो क्वांटिटी जो चेंज होती है, किस मैनर में चेंज होती है और किस तरह चेंज होती है, वो एक हर एक का अपना एक रिएक्ट करने का डिफरेंट तरीका होता है, डिफरेंट मैनर होता है। लाइक डिमांड ऑफ मेडिसिन ऑफ निडल और निडल, अगर आप मेडिसिन या निडल की डिमांड की बात करें जो नेसेसिटी है, मतलब अगर उनके प्राइस में कुछ चेंज आएगा तो आपकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। आप पहले भी मेडिसिन खरीदते थे, आप प्राइस बढ़ने के बाद भी खरीदोगे। निडल जो होती है वो इतनी सस्ती चीज़ है कि 50 पैसे या 1 रुपये की है, तो उस पर भी आपका प्राइस का कुछ डिफरेंस नहीं आएगा कि आपकी डिमांड में कुछ चेंजेस आए। लेकिन अगर हम बात करें कार्स की या एसी की बात करें, डीवीडी प्लेयर्स की बात करें, तो अगर वो सस्ते होते हैं तो ऑफकोर्स आप ज़्यादा खरीदेंगे, वो लग्जरीज में आ जाता है, आप अफोर्ड कर पाएंगे। अगर आपको वो ज़्यादा लगता है अपनी इनकम के अकॉर्डिंगली तो आप नहीं खरीदेंगे अगर उसका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है डिग्री। हर कमोडिटी का अपना एक रिएक्शन का या रिएक्ट करने का एक अलग तरीका है प्राइस के अकॉर्डिंगली, तो वो हम पढ़ेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल वैल्यूज रेंजेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अभी आप जो पढ़ेंगे, ये जो प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है डिमांड की, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसकी रेंज जो जाएगी वो आपकी जाएगी 0 से लेके आपकी जाएगी इन्फिनिटी तक। मतलब 0 पढ़ेंगे, फिर लेस देन 1 पढ़ेंगे, फिर इक्वल टू 1 पढ़ेंगे, फिर मोर देन 1 पढ़ेंगे एंड देन इन्फिनिटी। मतलब आपका बेसिकली ये पूरा इस तरह हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब पहले आता है नंबर 1 इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइट डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर प्राइस। मतलब प्राइस का कुछ डिमांड पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब डिमांड बढ़ती ही जा रही है, ओके। या तो बिल्कुल कम होती जा रही है या बढ़ती जा रही है, प्राइस का ऐसा कुछ उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। एंड डिमांड बिकम 0 विथ स्लाइट राइज इन प्राइस, सच कमोडिटी इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक। मतलब आपकी डिमांड जो है वो आपका प्राइस का हल्का सा भी अगर ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत थोड़ा सा भी, उसी में उसमें इतना ज्यादा चेंज है, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। कि अगर आपका प्राइस में 1 रुपये का भी चेंज आए तो भी डिमांड आप मतलब बढ़ती जा रही है, तो ये इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब देखिए, जैसे प्राइस है 30, डिमांड 100, प्राइस अभी भी 30 है, डिमांड 200, प्राइस अभी भी 30 है, देन डिमांड इज 300। मतलब प्राइस का डिमांड पे कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं है, बस डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये देखिए, प्राइस सेम है बट डिमांड इज इंक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है, इन्फिनिटी, ओके। और अगर ये प्राइस हल्का सा भी इसमें होगा तो मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और हल्का सा भी कम है तो भी डिमांड, अगर प्राइस बढ़ गया हल्का सा, डिमांड बहुत पीछे चली गई है। तो बिना इम्पैक्ट के भी मतलब डिमांड में ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना, बहुत ज़्यादा पीछे, दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक। एक्चुअली रियल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। ऐसे ही नेक्स्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इसका मतलब है व्हेन नो चेंज इन डिमांड विद राइज इन प्राइस। मतलब प्राइस चाहे बढ़ रहे हैं, प्राइस चाहे कम हो रहे हैं, डिमांड पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो जितनी है वो उतनी पे ही अटकी हुई है। प्राइस 20 था तो भी 100, 30 था तो भी 100, 40 था तो भी 100, डिमांड आपकी एक ही पॉइंट पे फिक्स है। प्राइस चाहे हमारा बढ़ा चाहे कम हुआ, लेकिन डिमांड इज कंटिन्यूअसली 100, राइट। दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक इसको बोलते हैं ईडी इज इक्वल्स टू 0, इलास्टिसिटी इज 0, ओके। नेक्स्ट इज हाईली इलास्टिक डिमांड। मतलब थोड़े से इम्पैक्ट से भी, प्राइस के कम ज्यादा होने से डिमांड में ज्यादा फर्क पड़ना, मतलब जितना % प्राइस में चेंज आया है उससे कहीं ज्यादा डिमांड में चेंज आ गया है, चाहे वो कम के लिए चाहे ज्यादा के लिए, इसे बोलते हैं हाईली इलास्टिक। व्हेन % चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन % चेंज इन प्राइस, then such demand for such commodity is called highly elastic. Like if price आपका 20 है, quantity is 100 demanded, and if price आपका 10 है, quantity demanded is 200, मतलब इतना राइज कर गया आपका 100 से, और प्राइस आपका सिर्फ कम हुआ था 10 रुपीज और डिमांड बढ़ गई सीधा डबल। तो इस
क्वेश्चन में 50% फॉल इन प्राइस हुआ है, लेकिन डिमांड जो है वो आपकी 100% बढ़ गई। ये ऐसे केसेस मोस्टली होते हैं आपके एसी, डीवीडी प्लेयर, लग्जरी कार्स, इन सब की सिचुएशन होती है। देखिए पहले प्राइस कितना था, इतना पी था, इतना क्यू था, ठीक है। अब आपका प्राइस थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन डिमांड आपकी इतना चेंज आया है प्राइस में, और डिमांड में कितना चेंज आ गया, इतना सारा। तो आप दोनों का एरिया देखिए, पहले कितना कम था, प्राइस में कम, और डिमांड कितनी बढ़ गई है। तो दिस इज कॉल्ड हाईली इलास्टिक डिमांड। ओके, नेक्स्ट इज लेस इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब जितना चेंज प्राइस में आ रहा है कम या ज्यादा होने का, डिमांड में उससे कम रिएक्ट कर रही है, मतलब उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है जितना हाईली इलास्टिक में पड़ रहा था। प्राइस जितना इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ रहा है। अगर आपके प्राइस 20 थे तो क्वांटिटी 100 थी। प्राइस आपके 10 हो गए हैं, सीधा आधे हो गए, लेकिन क्वांटिटी जो आपकी बढ़ाई है आपने सिर्फ 120 बढ़ाई है, 20 का इंक्रीज आया है। तो इसमें क्या है, आपका क्वांटिटी डिमांड के राइज जो है वो 20% हुआ, लेकिन प्राइस कितने कम हुए थे, 50%। इसका मतलब डिमांड में कम इम्पैक्ट आया। तो आप देखिए पहले प्राइस इतना, पी क्यू इतना है, यहाँ पे है पॉइंट, ठीक है। अब आपके प्राइस देखो कम हो गए, कितना ज्यादा कम हुआ है, लेकिन आपकी जो डिमांड बढ़ी वो इतनी सी बढ़ी है। इसका रेक्टेंगल देखो और ये वाला रेक्टेंगल देखो, ठीक है। इसको बोलेंगे लेस इलास्टिक डिमांड। एंड द लास्ट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है जितना चेंज प्राइस में आया, द सेम प्रोपोर्शन विल बी ऑफ चेंज इन डिमांड। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जैसे आप स्कूटर का बोल सकते हैं, रेफ्रिजरेटर बोल सकते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स कि हम अगर प्राइस कम होता है तो हम उन्हें खरीदते, उसी ही प्रोपोर्शन से खरीदे जाते हैं। दीज आर एग्जाम्पल्स। अब इसको बोला जाता है ईडी इज इक्वल्स टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। जैसे अगर आपका 20 प्राइस था, 100 आपका क्वांटिटी डिमांडेड थी, फिर आपका 50% प्राइस कम हो गया, 20 के 10 हो गए, तो आपकी डिमांड भी 50% बढ़ गई। तो सेम प्रोपोर्शन है दोनों का। तो इसको बोला जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। इसमें देखिए प्राइस पहले पी था, क्वांटिटी की थी, प्राइस मेरा कम हुआ, तो जितना मेरा प्राइस कम हुआ है उतना ही मेरा क्वांटिटी बढ़ी है। तो एरिया जो दोनों का है, ये वाला एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया, ठीक है। दोनों का एरिया जो हम ले, दोनों रेक्टेंगल्स का, ये वाला और ये वाला, तो इसमें आपका हाइपरबोला बनता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ OPLQ इज इक्वल टू OP1RQ1। ओके, आई होप इट्स क्लियर। और इसका जो कर्व होगा डिमांड कर्व, उसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाएगा, बिकॉज कर्व इन विच टोटल एरिया एट ऑल पॉइंट्स विल बी सेम। आप कोई भी पॉइंट ले लेंगे, सब जगह एरिया जो होगा वो सेम होता है हाइपरबोला में, ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज आपको ध्यान रखनी है, फ्लैटर द कर्व मोर इज द इलास्टिसिटी। इसका मतलब होता है कि जितना आपका कर्व ऐसे जाएगा, मतलब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जितना मेरा कर्व ऐसे जा रहा है, इसका मतलब मेरे प्राइस में कम इम्पैक्ट है, मेरी डिमांड में ज्यादा है। ये फ्लैटन बोलते हैं इसको, उतना ही फ्लैटर है। और जितना मेरा कर्व ऐसे आएगा ऊपर से नीचे की तरफ, मीन्स प्राइस में ज्यादा चेंज है लेकिन डिमांड में उतना चेंज नहीं है, ठीक है। इसको बोला जाएगा स्टीपर, फ्लैटर, ठीक है। ये इन दोनों कर्व का डिफरेंस होता है। तो ये आपका मोर इलास्टिक आप इसको बोलोगे, हाईली इलास्टिक, एंड दिस इज लेस इलास्टिक, ओके। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। नंबर 1 इज नेचर ऑफ कमोडिटी, कि आपकी जो कमोडिटी है वो कैसी है, ठीक है। अगर वो नेसेसिटी है तो ऑफकोर्स चाहे प्राइस कम ज्यादा होंगे आप उससे खरीदोगे, जैसे वेजिटेबल्स है, मेडिसिन है, तो वो खरीदना ही पड़ेगा आपको, उसको बोलते हैं इनइलास्टिक, जनरली इनइलास्टिक होंगी। अगर कंफर्ट वाली आइटम्स है, फैन, रेफ्रिजरेटर, तो वो इलास्टिक होगी, लेकिन उनको आप पोस्टपोन भी कर सकते हो। लग्जरी आइटम्स जो होती है वो मोर इलास्टिक होती है, उनका प्राइस का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उन पे, ठीक है। नेक्स्ट, ये नंबर 1 हो गया, नेचर ऑफ कमोडिटी का कितना फर्क पड़ता है इलास्टिसिटी पे। नंबर 2 इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, जिस कमोडिटी के जितने सब्स्टिट्यूट्स होंगे
उतनी ही उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप ज़्यादा चांसेस हैं आप स्विच हो जाओ उस कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी पे। तो कमोडिटीज विद लार्जर सब्स्टिट्यूट मोर इलास्टिक। ओके, जैसे पेप्सी और कोक की अगर हम एग्जांपल ले तो। ओके, नेक्स्ट आता है इनकम लेवल। इनकम लेवल का तो आपको पता ही है कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। डिमांड ऑफ लो इनकम ग्रुप, जिनकी इनकम कम है, ठीक है, तो उनकी डिमांड ऑफ कोर्स हाई इलास्टिक होगी एज कम्पेयर टू हाई इनकम ग्रुप। हाई इनकम ग्रुप अफोर्ड कर सकता है, इसलिए उसके स्विच होने के कम चांसेस है दूसरी कमोडिटी पे अगर प्राइस बढ़ते हैं। लेकिन लो इनकम ग्रुप हर चीज़ को नोट करता है, उसको अगर किसी चीज़ के प्राइस ज़्यादा बढ़े हुए लगेंगे तो वो स्विच हो जाएगा। तो दिस इज नंबर 3। नंबर 4 इज लेवल ऑफ प्राइस। मीन्स कि आपके जो गुड्स हैं जिसकी हम डिमांड की बात कर रहे हैं वो कॉस्टली गुड्स हैं या इनएक्सपेंसिव हैं। कॉस्टली होंगे एसी, लैपटॉप, तो उसके प्राइस का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, और इनएक्सपेंसिव गुड लाइक निडल, मैच बॉक्स, उनका कम पड़ेगा। ठीक है, तो ये लेवल ऑफ प्राइस पे डिपेंड करता है। नंबर 5 इज नंबर ऑफ यूजेस। इफ कमोडिटी हैज सेवरल यूजेस, कोई कमोडिटी के बहुत सारे यूजेस हैं तो वो ज़्यादा इलास्टिक होगी, क्योंकि अगर उसको आप बहुत सारे यूज में ले रहे हो तो अब आपको सिर्फ उसको बहुत ज़रूरत की चीज़ों में यूज़ करोगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे हो गई, या मिल्क मान लीजिए नॉर्मल पीने के भी काम आता है, और आप उससे स्वीट्स भी बना सकते हैं, आप उससे कर्ड भी बनाते हैं, इतनी सारी चीज़ें करते हैं। अगर आपको लगेगा बहुत महंगा दूध हो गया तो सिर्फ आप उसको चाय के लिए या पीने के लिए यूज़ करेंगे, उसकी स्वीट्स बनाना, कस्टर्ड बनाना, इन सब में यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो इलास्टिक होता है। टाइम पीरियड में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेरीज डायरेक्टली विद टाइम पीरियड। लाइक डिमांड छोटे टाइम में इनइलास्टिक होती है, क्योंकि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ा तो एकदम आप अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप उसके लिए हैबिचुअल हो गए होंगे उस कमोडिटी के लिए। तो लॉन्ग रन में हाँ आप सोच सकते हैं कि ये बहुत महंगी हो गई है तो हमें शायद स्विच हो जाना चाहिए, लेकिन अगर शॉर्ट पीरियड की बात करें तो आप एकदम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते प्राइस के हिसाब से। तो उस टाइम आपकी जो डिमांड होगी वो इनइलास्टिक होगी, और लॉन्गर पीरियड में इट विल बी इलास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट हैबिट होता है हैबिचुअल नेसेसिटीज। कुछ चीज़ों की लोगों को आदत पड़ जाती है इतनी बुरी कि उनको प्राइस का फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे कितना ही बढ़ जाए या कम हो जाए। जैसे जो लोग अल्कोहल लेते हैं या टोबैको या सिगरेट्स, जिनको उनकी आदत पड़ चुकी है, अब उनके प्राइस अगर बढ़ भी जाएंगे तो कुछ भी करके मैनेज कर ही लेंगे उनको लेने के लिए। ठीक है, तो दीज आर फ्यू पॉइंट्स जिनका इम्पैक्ट पड़ता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, और ये चैप्टर हमने पूरा कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनको क्लियर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।